हेलो स्टूडेंट, आज के सेशन में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं चैप्टर 2 कैपेसिटर। तो आइए शुरुआत करें कैपेसिटर का। इसमें बताते हैं ये बहुत छोटा सा चैप्टर है लेकिन यूनिक है। इसमें हम लोग कैपेसिटेंस के बारे में पहले स्टडी करेंगे, कंसेप्ट ऑफ कैपेसिटेंस। देखिए, किसी चालक में आवेश को संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। यानी कहने का मतलब क्या है, यदि कोई कंडक्टर है और उस पर चार्ज दिया जाता है तो उसके पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होता है। जब पोटेंशियल में इंक्रीजमेंट होगा तो उसके चार्ज भी इंक्रीज करेगा। कैसे, देखिए, जैसे यहाँ पे एक कंडक्टर लिए और कंडक्टर का यहाँ पे रेडियस कितना लेंगे तो आर, और इस पर एक समान रूप से चार्ज फैला, एक समान रूप से चार्ज क्या है, फैल गया, यानी कि प्लस क्यू। सेंटर कितना है, आर है। अगर यहाँ पे सेंटर आर है और इस पर चार्ज एक समान रूप से क्या किया है, फैल गया, तो ऐसे स्थिति में ये सामने एक क्या है, कंडक्टर है, चालक। अब इस कंडक्टर पे चार्ज देने से इसके रेडियस में तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, लेकिन पोटेंशियल इंक्रीज करेगा। यानी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बराबर हो जाएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी कि विद्युत विभव। अब बात आया कि विद्युत विभव का फॉर्मूला यहाँ पे क्या होगा, V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई कितना, R। जैसा कि आपको पता है यहाँ कंडक्टर है तो कंडक्टर का रेडियस कितना है, R है, जो कि अनचेंज है। यानी सीधा सा बात हुआ, यहाँ पे कौन सा चेंज करेगा, तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा चार्ज के। यानी जब चार्ज इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल का वैल्यू भी इंक्रीज करेगा। ठीक है, ऐसे स्थिति में Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके, V के। और जैसे ही इसको हटाएंगे प्रोपोर्शनलिटी को, ये आ जाएगा Q बराबर CV। ठीक है, अब पहले Q बराबर CV आया, लेकिन बात क्या है, किसी भी कंडक्टर में जितने चार्ज को स्टोर किया जाएगा उस कंडक्टर की कैपेसिटेंस होगा। यानी सीधा सा बात हुआ, किसी चालक में आवेश संग्रहित करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है, अब बात अगर ऐसा है तो जरा चेक किया जाए, कोई भी चालक, ये बात नहीं हो रहा है एक ठो, किसी भी चालक में आवेश संग्रहित अर्थात आवेश को ग्रहण करने की क्षमता को धारिता कहते हैं। ठीक है, अब जरा सोचिए, कह रहा है जब किसी चालक को चार्ज किया जाता है, यानी जब किसी चालक को आवेशित किया जाता है, जब किसी चालक को आवेशित करते हैं, चार्ज करते हैं, तो उसके विभव में वृद्धि होती है, यानी उसकी पोटेंशियल इंक्रीज करेगी। वैसे स्थिति में क्या होगा, विद्युत विभव में वृद्धि उस पर आरोपित आवेश के समानुपाती होता है। ठीक है, इसका मतलब सीधा हुआ, इसको लिख सकते हैं कितना, Q बराबर CV। ठीक है, Q बराबर कितना लिखेंगे, CV। ओके, C यहाँ पे क्या है, तो C यहाँ पे कैपेसिटेंस है। क्यों कैपेसिटेंस है, किसी भी कंडक्टर के अंदर, किसी भी कंडक्टर के अंदर क्या करता है कि सबसे पहले मेजर करने की, यानी कि सबसे पहले कैपेसिटेंस की वैल्यू को इंक्रीज करने का, जैसे टर्म देखिए, कैपेसिटेंस ऑफ ए कंडक्टर मेजर ऑफ द एबिलिटी ऑफ कंडक्टर। ये किसी भी कंडक्टर के एबिलिटी को मेजर करने का काम करता है। अब बात अगर ऐसा है तो सबसे पहले किसी भी कंडक्टर को चार्ज करते हैं तो इसकी पोटेंशियल रेज करता है, यानी इसकी पोटेंशियल बढ़ेगा। जब ये पोटेंशियल रेज करेगा तो इंक्रीज इन पोटेंशियल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द गिवन ऑफ द चार्ज।
ठीक है, यानी सीधा तौर पे कहा जाए Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V है या V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q है। अब इसमें क्या हो रहा था कि सबसे पहले C ने मारा था। C क्या होता है यहाँ पे कैपेसिटेंस। अब कैपेसिटेंस का मतलब क्या होता है, धारिता। इसलिए C को कहेंगे क्या कि C क्या होता है, कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटी ऑफ ए कंडक्टर। ठीक है, अब आइए C के बारे में डिटेल से समझते हैं कि C तो मिल गया, यहाँ पे फॉर्मूला आपका मिला है कितना, Q बराबर CV, जिसमें C क्या है तो कैपेसिटेंस है, साथ ही साथ एक नियतांक है, साथ ही साथ एक नियतांक है, फिक्स है। अगर ये फिक्स है तो क्या कर सकते हैं, तो यहां लिखिए डायमेंशन ऑफ C। डायमेंशन ऑफ C निकालते समय यानी सबसे पहले लिखेंगे क्या, Q बराबर CV। तो C का फॉर्मूला चाहिए इसमें, तो कितना आएगा Q बाई V। तो सबसे पहले C का निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा V का। V बराबर होता है वर्क बाई चार्ज, और वर्क का डायमेंशन कितना हो जाएगा, करे वर्क का डायमेंशन बताइए, लिखिए। वर्क का डायमेंशन होता है यहाँ पे ml2 t पे पावर -2, और चार्ज का डायमेंशन होता है 80। जब इसको ब्रेक करेंगे ml2 t पे पावर -3 a पे पावर -1, ml2 t पे पावर -3 a पे पावर -1। अब इसको पुट कीजिए, चार्ज का आएगा कितना 80, साथ में आएगा ml2 t पे पावर -3 a पे पावर -1। अब इसमें m को ले जाएंगे, ऊपर ले जाएंगे यानी कि डिनोमिनेटर में, तो m पे पावर -1, l पे पावर -t पे पावर 4 a पे पावर 2 हो गया। यानी सीधा सीधा टर्म आया v बराबर वर्क बाई चार्ज। जैसे ही वर्क बाई चार्ज लिखेंगे तो वर्क का कितना लिखेंगे, ml2 t पे पावर -2 बाई कितना होगा 80। इसका डायमेंशन आया ml पे पावर 2 t पे पावर -3 a पे पावर -1। ये कैपेसिटेंस का क्या हुआ, डायमेंशन। ठीक है, अब इसका यूनिट निकालना होगा। तो ये प्रत्येक दिन ये लेक्चर आपको करियर वर्ल्ड के ऐप में मिलता रहता है, जिससे आप पीडीएफ मटेरियल प्राप्त कर सकेंगे और रेगुलर रूप से लिखेंगे, और साथ में वीडियो को दोबारा देखिए तो क्लियरेशन ज़्यादा होगा। नेक्स्ट चलिए, अब बताना है SI यूनिट ऑफ C। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला होता है Q बराबर CV। C बराबर कितना आएगा, Q बाई V हो गया। Q यहाँ पे चार्ज है, और चार्ज का यूनिट कितना होता है, कूलम। कूलम का कितना C, इसके बाद कितना वोल्ट, यानी सीधा लिखेंगे CV -1, और इसका यूनिट होता है फराड, और हिंदी में लिखेंगे तो फेरड, और इसका टर्म लिखा जाएगा F। यानी C का SI यूनिट क्या हो गया, फेरड यानी जस्ट फराड। लेकिन इस टर्म को समझते समय एक बात और ध्यान रखिएगा, कूलम पर वोल्ट भी होता है। कूलम पर वोल्ट जैसे ही लिखेंगे तो इसका यूनिट आ जाएगा फराड, यानी जस्ट फेरड। ठीक है, नेक्स्ट बढ़िए। अब कहा जा रहा है कि आप बताइए 1 फेरड का मतलब क्या होता है, यानी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 1 फराड, यानी 1 फराड मतलब स्टेट फराड का वैल्यू कितना। तो सबसे पहले चार्ज की जो फार्मूला है उसको नोट करेंगे। तो चार्ज की फार्मूला कैपेसिटेंस में क्या बताया गया है, Q बराबर CV। ठीक है, अगर आप कंडीशन की बात किया जाए तो सबसे पहले C बराबर लिखेंगे Q बाई V। इसका मतलब क्या हुआ, तो यहाँ पे अगर इस तरह का टर्म है तो इफ कंडीशन लगाएंगे,
Q बराबर 1 कूलम, V बराबर 1 वोल्ट, देन C इक्वल टू 1 फराड। हो गया, C इक्वल टू कितना फराड? 1 फराड। अब मिलाइए, यहाँ पे 1 फराड इक्वल टू 1 कूलम बाई 1 वोल्ट। 1 कूलम का वैल्यू कितना होगा? 3 इंटू 10 पे पावर 9 ESU ऑफ चार्ज। जबकि पोटेंशियल का कितना होता है ESU? पोटेंशियल का ESU होगा 1/300 ESU ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, अब स्टेट फराड यानी 1 फराड की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो इसको लिखेंगे 3 इंटू 10 पे पावर 9 इंटू 300, मतलब हो जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 11। ठीक है, यानी सीधे तौर पे लिखा जाएगा 1 फराड इक्वल टू 9 इंटू 10 पे पावर 11, यानी 1 फराड इक्वल टू कितना होगा? 9 इंटू 10 पे पावर 11। ठीक है, अब मन में चलेगा कि सबसे पहले फराड और फराडे एक बताया गया था, चार्ज का लार्जेस्ट यूनिट फराडे और फेरड में क्या डिफरेंस है? हाँ, देखिए चार्ज का जो फराडे बताया गया था, फराडे वो क्या था? चार्ज का यूनिट था, लेकिन ये कैपेसिटेंस का यूनिट है और इसमें और उसमें डिफरेंस है। इसलिए 1 फराड इक्वल टू स्टेट फराड भी इसे बोला जाता है। कौन सा फराड? स्टेट फराड। और 1 स्टेट फराड होता है 9 इंटू 10 पे पावर 11। ओके, अब आगे बढ़िए। अब इसमें कंडीशन वाला टर्म आ गया, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कह रहा है आप बताइए गोलीय चालक की धारिता, यानी स्फेरिकल कंडक्टर के कंडीशन में आपको बताना है कैपेसिटेंस। अब यहाँ पे ये टर्म इंपॉर्टेंट भी है, साथ में कंडीशन समझिए। कह रहा है केस 1, यानी यहाँ पे 2 कंडीशन आएगा। सबसे पहले एक एयर और एक मीडियम, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट की एंट्री हो जाएगी। कह रहा है यदि गोलीय चालक को हवा या निर्वात में रख दिया जाए तो गोलीय चालक की धारिता, यदि गोलीय चालक को हवा या निर्वात में रख दिया जाए तो इसकी वैद्युत धारिता, ठीक है। कह रहा है इफ स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड एयर और वैक्यूम, प्लेस्ड एयर और वैक्यूम, then its capacity, then its electric capacity, इलेक्ट्रिक कैपेसिटी या इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस कब कहा जा रहा है? जब इसे किसी भी एयर में या वैक्यूम में रख दिया जाए तब। जब इसे एयर में या वैक्यूम में रखेंगे तो आप बताइए इसकी कितनी होगी क्या सी का वैल्यू। अगर सी का वैल्यू काउंट करना है तो क्या, तो सबसे पहले एक स्फेरिकल कंडक्टर लीजिए और स्फेरिकल कंडक्टर ऐसे रख ली। अब इसका रेडियस कितना है?
यहाँ पे इसका वैल्यू लिखेंगे R। इस पर चार्ज एक समान रूप से है, चार्ज प्लेस कर दिया गया, यानी कितना वैल्यू Q। इसका सेंटर कितना होगा O। ये क्या लिखेंगे R। गोलीय चालक की त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। हो गया। अगर रेडियस ऑफ कंडक्टर है और इस पर चार्ज दिया जा रहा है, किस कंडीशन में, एयर और वैक्यूम में, जब चार्ज प्लेस करते हैं तो इसकी पोटेंशियल पे क्या इफेक्ट पड़ता है, तो इसका पोटेंशियल हो जाता है 1/4πε0 कितना Q/R। इसका पोटेंशियल हो जाएगा कितना 1/4πε0 Q/R। लिख दिए। अब जैसे ही इसको लिखा गया कि 1/4πε0 Q/R एयर के केस में, तो यहाँ पे Q बराबर कितना आएगा, Q बराबर आ जाएगा 4πε0 R इंटू V। इक्वेशन नंबर 1। अब शर्त समझिए, वी नो दैट, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं यहाँ पे, Q बराबर CV। जब Q बराबर CV रहेगा तो इक्वेशन कितना आएगा 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, और दोनों में ही चार्ज तो सेम है, दोनों ही कंडीशन में यहाँ पे चार्ज कैसा है, सेम। जब चार्ज सेम है यानी सीधा सा बात होगा कि लेफ्ट किसके बराबर है, राइट लेफ्ट के बराबर। तो जैसे ही लेफ्ट के बराबर होगा तो यहाँ 1 और 2 से क्या आ जाएगा, Q इक्वल टू Q है। तो यहाँ लिखेंगे CV, और CV बराबर कितना आएगा 4πε0 R भी आएगा। V से V कट जाएगा तो C बराबर कितना लिखेंगे 4πε0 इंटू R, यानी ये गोलीय चालक की क्या होगी, धारिता। हो गया। और C बराबर लिखेंगे 4 किस कंडीशन में, तो सबसे पहले एयर, यानी C एयर के केस में यहाँ पे फॉर्मूला आ गया C एयर में कितना 4πε0 इंटू R। हो गया। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट करिए। कहता है कि यहाँ पे अगर स्फेरिकल कंडक्टर के C की बात किया जाए तो इसका मान आ जाएगा 4πε0 इंटू कितना R। ठीक है। जैसे ही अगर ऐसा आता है इसमें और रेडियस का शेप बढ़ेगा तो C का वैल्यू भी क्या होगा, बढ़ेगा। ठीक है। अब ऐसे नाम तो आ गए। अब इसी कंडीशन को यानी इसी टॉपिक को, इसी टर्म को, इसी कंडक्टर को जब किसी मीडियम में रख दिया जाए, यानी जैसे ही मीडियम में रखा जाएगा तो क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो देखिए ठीक है। जब इसको मीडियम में रखेंगे तो क्या होगा, तो सबसे पहले अगर मीडियम में रखेंगे तो चेक करेंगे केस 2, यदि गोलीय चालक को माध्यम की उपस्थिति में रख दिया जाए, if a spherical conductor placed in
प्लेस्ड इन एनी मीडियम सीधा सा बात कहा कि ऐसा है कि सबसे पहले जब किसी भी स्फेरिकल कंडक्टर प्लेस्ड इन एनी मीडियम, यदि गोलीय चालक को किसी माध्यम में रख दिया जाए। अब मीडियम की बात अगर किया जाए तो सबसे पहले मीडियम को हम लोग क्या लिखते थे, यहाँ पे के बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट, या यहाँ लिखेंगे इप्सिलॉन आर बराबर इप्सिलॉन बाई इप्सिलॉन नॉट। तो इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, इप्सिलॉन बराबर लिखेंगे इप्सिलॉन नॉट इंटू के, या यहाँ पे लिखेंगे इप्सिलॉन बराबर इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन। ये दोनों सेम होता है। अगर इसकी बात किया जाए मीडियम का, तो मीडियम में के का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन 1 होता है। मीडियम में के का वैल्यू क्या होता है, ग्रेटर देन 1। जैसे ही ग्रेटर देन 1 की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे सबसे पहले एक क्या लेंगे, कंडक्टर, और कंडक्टर को प्लेस्ड कर दिए ऐसे। ठीक है, अब इस कंडक्टर को यहाँ पे प्लेस किए, कंप्लीट है। अब जैसे ही कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो इसमें चार्ज कितना होगा, प्लस। ठीक है, अब ऐसे स्थिति में यहाँ पे इसमें रख देंगे, हो गया। अब इसमें क्या है, एनी मीडियम। अब मीडियम में कौन कौन आएगा, कोई माध्यम लिए हैं, और मीडियम में के का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन होता है कितना, 1। अब किसी माध्यम में रख दिए हैं, किसको, स्फेरिकल कंडक्टर को, किसी माध्यम। अगर किसी माध्यम में रखे हैं इसका मतलब के का वैल्यू ग्रेटर देन है। जैसे याद रखेंगे पीछे टॉपिक में पढ़ते थे, के वाटर रहेगा तो इसका वैल्यू 80 या कहीं कहीं पे 81 था। ऐसा साथ में बताया गया था यहाँ पे के मीडियम का वैल्यू 1 से बड़ा, मीडियम का। अगर यही बात के इक्वल होता 1 तो नाम था एयर या वैक्यूम। ठीक है, अब इसके बाद अगर के का वैल्यू इन्फिनिटी रहता था तो बोलते थे क्या, मेटल। यानी मेटल में के का वैल्यू कितना होता था, 1। मेटल में कितना, इन्फिनिटी। और ऐसा कंडीशन है तो सीधे तौर पे कहेंगे कि जब किसी स्फेरिकल कंडक्टर को किसी मीडियम में रख देते हैं, जब मीडियम में रखेंगे, ठीक है, मीडियम में रख दिए, इसकी रेडियस कितनी आई, तो यहाँ पे इसकी रेडियस आएगी r। इस पर एक समान रूप से चार्ज प्लेस्ड है। जैसे मीडियम क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहले नाम है वाटर, वाटर के साथ साथ मेटल, मेटल के साथ साथ अवरक, अवरक के बाद मीडिया। यानी कहने का मतलब क्या है, मिक्का, अवरक। ठीक है, अलग अलग इसमें क्या करेंगे, स्फेरिकल कंडक्टर को किसी मीडियम को मिलाने से इसकी वैल्यू पे क्या पड़ता है, इफेक्ट पड़ेगा। कैसे देखा जाए, पहले इसके लिए पोटेंशियल लिखिए। पोटेंशियल का वैल्यू कितना होता है, 1/4 पाई इप्सिलॉन नॉट। क्यू लिखेंगे, अब बाई कितना, इप्सिलॉन आर इंटू आर। मीडियम के कंडीशन पे लिख दिया गया। जैसे ही मीडियम लिखें तो यहाँ पे चार्ज कितना लिखेंगे, चार्ज बराबर आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इप्सिलॉन आर इंटू वी। इसका इक्वेशन लिखा जाएगा 1। अब अगला लिखिएगा, वी नो दैट, हम जानते हैं कि। अब ये क्या जानते हैं, तो ये जानते हैं Q बराबर सी भी, इक्वेशन नंबर 2। अब कंपेयर कीजिए, यानी फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 एवं 2 से। जैसे ही 1 और 2 को मिलाएंगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में चार्ज है और इस साइड में चार्ज है, तो क्या लिखेंगे इसका वैल्यू, तो ये आएगा सी भी बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कितना, इप्सिलॉन आर, आर इंटू भी।
अब इस कंडीशन में V यहां से आउट हो गया, V आउट हुआ तो C मीडियम आएगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट आएगा, इप्सिलॉन r इंटू r। मीडियम रहेगा तो क्या होगा, 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू k इंटू r हो गया, k इंटू कितना r। यानी सीधा सा बात हुआ कि जब किसी कंडक्टर को यानी किसी स्फेरिकल कंडक्टर को किसी माध्यम में डालेंगे तो कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। और यहाँ पे टर्म आया है सी मीडियम बाई सी एयर, सी मीडियम बाई सी एयर, कि एयर के केस में हम लोग काउंट किए थे इसका वैल्यू कितना आया था। सी मीडियम के केस में अगर चेक किया जाए तो अभी आया सी मीडियम पे माध्यम पे इसका वैल्यू आया है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर। या ऐसा भी आप लिख सकते हैं कि सी मीडियम बराबर कितना, तो सीधा सा बात हुआ 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू इप्सिलॉन आर इंटू आर लिख दिए। अब अगर एयर की बात किया जाए, सबसे पहले ये माध्यम के कंडीशन पे रहा, माध्यम की उपस्थिति में धारिता, यहां लिखेंगे माध्यम की उपस्थिति में धारिता, यानी माध्यम की उपस्थिति में गोलीय चालक की धारिता। ठीक है, गोलीय चालक की धारिता है, कारण माध्यम की उपस्थिति में गोलीय चालक की धारिता है। ठीक है, माध्यम की उपस्थिति में गोलीय चालक की धारिता है तो क्या करें, कह दिया सीधा सीधा माध्यम की उपस्थिति में गोलीय चालक की धारिता निकालिए। ठीक है, माध्यम की उपस्थिति में गोलीय चालक की धारिता निकाल दिए। अब एयर में कितना होगा, सी एयर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर होगा। अगर दोनों का नोट निकाल दिया जाए, काउंटिंग किया जाए तो क्या लिख लेगा, सी मीडियम बाई सी एयर, सी मीडियम बाई सी एयर। अब बताइए सी मीडियम बाई सी एयर का वैल्यू पुट कीजिए, यहाँ पे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू के इंटू आर, बाई लिखेंगे 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू कितना आर, कट जाएगा तो क्या आएगा के, यानी सीधा सीधा बात है सी मीडियम बाई सी एयर बराबर कितना के, यानी डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। हो गया, यानी सीधा सा बात हुआ सी मीडियम बराबर सी एयर, सी मीडियम बाई सी एयर बराबर के, और के का वैल्यू यहां पे क्या है, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। क्लियर, चलिए देखिए अभी हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर, धारिता एवं संधारिता। और इसी टॉपिक में एक नाम और था जिसका नाम था इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, लेकिन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम लोग चैप्टर 1 के में ही पढ़ चुके हैं, इसलिए केवल बचता है क्या, कैपेसिटेंस। अब मिलाइए, कह रहा है कि सबसे पहले कैपेसिटेंस डिपेंड्स ऑन किस पर, यानी सबसे पहले धारिता निर्भर करता है, धारिता निर्भर है पहला नाम आएगा शेप एंड साइज ऑफ ए कंडक्टर, यानी 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। आगे, यानी सबसे पहला बात कह रहा है किसी चालक की धारिता यानी किसी चालक की कैपेसिटी ये डिपेंड करता है किस पर, शेप एंड साइज पे, यानी इप्सिलॉन नॉट आर पे। अब यहाँ दिया है मीडियम सेकेंड वाला में, तो सेकेंड वाला में मीडियम का मतलब क्या है, C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट, साथ में कितना के इंटू आर,
और ये दिया हुआ है किसी चालक के निकट, किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाने पर, यानी धारिता 3 कारकों पर निर्भर करता है। ठीक है, अब जैसे एक नाम यहाँ आता है, 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। धारिता को प्रभावित करने वाले कारक में पहला नाम आएगा चालक के आकार एवं आकृति पर। पहला नाम क्या आएगा? चालक के आकार एवं आकृति पर। दूसरा है चालक के समीप माध्यम की उपस्थिति पर। तीसरा है आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाने पर। ठीक है, अब इस बात को डिटेल में समझ लेते हैं। पहले ये वैल्यू बढ़ता है तो कैसे, घटता है तो कैसे, यानी सीधा सीधा बात हुआ धारिता को प्रभावित करने वाले कारक। ठीक है, धारिता को प्रभावित करने वाले 3 कारक की चर्चा की है, जिसमें अगर हम लोग बात कर रहे हैं गोलीय चालक की धारिता, तो इसमें गोलीय चालक की धारिता का मतलब होगा C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R। अब यहाँ पे C बढ़ेगा तो R का मान बढ़ेगा। अगर ये घटता है तो भी घटेगा। इस C का संबंध R के साथ सीधा है। कह रहे हैं अगर ऐसा होता है किसी चालक की धारिता यानी आकार एवं आकृति, किसी चालक के आकार एवं आकृति पर, यानी किसी चालक के आकार एवं आकृति पर निर्भर करती, क्योंकि चालक के आकार बढ़ने पे धारिता बढ़ेगी और घटने पर धारिता क्या होगी? घटेगी। ठीक है, अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं गोलीय चालक। अब जहां तक बात है, जैसे एक मीनिंग है यहाँ पे माइक्रो कूलम, राइट, या माइक्रो फराड। तो सबसे पहले देखिए 1 माइक्रो फराड बराबर होता है 10 पे पावर -6 फराड। ठीक है, 1 नैनो फराड बराबर होता है 10 पे पावर -9 फराड। तीसरा नाम आता है 1 पिको फराड बराबर होता है 10 पे पावर कितना? -12 फराड। ये टर्म तो आपको जानकारी होना चाहिए। यानी नाम है माइक्रो, नैनो और कैसा? पिको। और समरी की बात कर रहे हैं तब। अभी तक हम लोग सो फार क्या देखें, तो सेकेंड टर्म में बताया गया आपको Q बराबर कितना होगा? CV। और इसका SI यूनिट कितना रहेगा? तो SI यूनिट होता है फराड, यानी कि फेरड। अब बताइए 1 फराड इक्वल टू कितना होगा? 9 × 10 पे पावर 9। इसके बाद इसमें दूसरा टर्म का नाम आया स्फेरिकल कंडक्टर, जिसमें नाम लिखा गया 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इनटू R। किस कंडीशन में? Al। C मीडियम में कितना रहेगा? तो C मीडियम में लिखा जाएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट K इनटू R। ये अभी तक हम लोग सो फार चेक किए हैं। इसमें नाम आया है कितना? C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना? K। या ऐसा भी लिख सकते हैं, ये कोई बाउंडेशन नहीं है। C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना? इप्सिलॉन R, राइट। C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना होगा? इप्सिलॉन R। ठीक है, अब तरीका साफ साफ है। यहाँ पे अगर इसकी बात कर रहे हैं तो सबसे पहले C मीडियम बाई C एयर बराबर कितना? K लिख दिया गया। अब अगर इतना बात सही है, इतना परफेक्शन क्लियर है, तो आइए डिटेल में समझते हैं। कह रहा है कि गोलीय चालक को प्रभावित करने के 3 कारक। देखिए पहला कारक है इसके आकार और आकृति पर, क्योंकि सीधा सा बात है, अगर इसमें क्या होता है C बराबर 4 पाई इप्सिलॉन नॉट R है। अगर यहाँ शेप का वैल्यू इंक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू भी क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए, कह रहा है चालक के समीप माध्यम की उपस्थिति पर, यानी चालक के समीप किसी मीडियम को लाने पर क्या हो सकता है। और ऐसा करते हैं तो सबसे पहले K का वैल्यू एयर में कितना होता है? एयर को छोड़ के, एक्सेप्ट एयर, K का वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन होगा 1 से।
तो इसका पोटेंशियल अगर लिखेंगे तो ये वैल्यू कितना आ जाएगा 1/4πε0। यहाँ चार्ज है k इंटू आर है। ठीक है, अगर ऐसा है तो सबसे पहले इस k का वैल्यू देखिए। अगर यहाँ पे k का वैल्यू इंक्रीज करता है इंक्रीज, तो v का वैल्यू क्या करेगा डिक्रीज करेगा, घटेगा। अगर इसका वैल्यू घट गया तो इसका वैल्यू क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे q बराबर कितना CV, और c बराबर कितना है q/v। अगर आपका v का वैल्यू डिक्रीज करता है तो c का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा, सीधा सा बात। देख कैपेसिटेंस का मतलब क्या है यहाँ पे बेसिकली कि सबसे पहले हमेशा कंडक्टर का शेप बढ़ने से तो पहले कैपेसिटेंस बढ़ जाता है, लेकिन अगर ऐसा हुआ कंडीशन क्या है कि अगर इस प्रकार का टर्म आया पोटेंशियल डिक्रीज करता है तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या होगा इंक्रीज करेगा। और ऑलवेज कोशिश करना है कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करे। ठीक है, कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करे तब तो कैपेसिटी बढ़ेगी। जैसे सीधा सीधा बात सोचिए ना कि हर समय इसकी कैपेसिटी कोशिश करना है कि बढ़े इंक्रीज करे। जैसे ही इंक्रीज करेगा कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करना चाहिए इंक्रीज करना चाहिए। जब ये इंक्रीज करेगा तभी सी का वैल्यू भी क्या होगा इंक्रीज करेगा। ठीक है, आगे बढ़िए। अगला नाम है आवेशित चालक के निकट यदि कोई चार्ज कंडक्टर है उसके निकट क्या करेंगे। सबसे पहले जैसे मान लीजिए कोई चार्ज कंडक्टर है आवेशित चालक, इसके निकट अनावेशित चालक को लाने पर, यानी सीधा सीधा बात है आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाने पर क्या होगा। इसमें जब किसी आवेशित चालक के निकट किसी आवेशित चालक के निकट अनावेशित चालक को लाया जाता है, अनावेशित मतलब जिस पर चार्ज नहीं है, तो आवेशित चालक के कुछ आवेश अनावेशित में चला जाता है, जिससे आवेशित चालक के कुछ आवेश में आंशिक कमी हो जाती है, अर्थात आवेश का मान घट जाता है। और आवेश के मान घटने से पोटेंशियल का वैल्यू डिक्रीज करता है और इसकी धारिता बढ़ जाती है। भला कैसे? अब बात तो ऐसा हो गया कि कह रहा है बड़ा स्टेप टू स्टेप वर्क है। कहा जा रहा है कि जब किसी आवेशित चालक यानी सीधा सा बात है चार्ज कंडक्टर के निकट किसी अनावेशित, अनावेशित का मतलब होता है जो आवेश युक्त न हो, उसको लाया जाता है, तो जो चार्ज ऑक्युपाई करेगा वो आवेशित चालक से ही करेगा और किस पर चला जाएगा अनावेशित पर, जिससे आवेशित चालक के कुछ आवेश घट जाता है, जिससे विभव का मान घटता है और धारिता का मान क्या होता है बढ़ जाता है। भला कैसे हो रहा है थोड़ा देखिए। देखिए सबसे पहले अगर एक चार्ज कंडक्टर है जिस पर चार्ज उपस्थित है, ऐसा रख लिया, यहाँ पे चार्ज उपस्थित है, यानी कि सबसे पहले ये चार्ज बॉडी है, आवेशित वस्तु है, ये आवेशित वस्तु है। यानी चार्ज ऑब्जेक्ट या चालक जो मानिए। अब इसके निकट किसी एक को रखेंगे जिस पर चार्ज नहीं है, मतलब अनचार्ज बॉडी, अनावेशित वस्तु, अनावेशित वस्तु। जब अनावेशित है मतलब इस पर चार्ज उपस्थित है, लेकिन इस पर चार्ज कितना है 0। अब शर्त कहा कि सबसे पहले इसको इसके नजदीक ला दीजिए, तो क्या होगा कि इसके चार्ज में यानी चार्ज बॉडी के
जो चार्ज है, जो आवेशित है, इसकी में से कुछ चार्ज ट्रांसफर हो जाएगा इस पर, जिससे कि इसके चार्ज में डिक्रीजमेंट होगा, चार्ज डिक्रीज कर जाएगा। किसका? आवेशित वस्तु का, आवेशित वस्तु के, आवेशित वस्तु के आवेश में आंशिक कमी पाई जाएगी। ऐसा कमी क्यों हुई? कि बात यह है कि जो चार्ज है, जो कोई कंडक्टर है उसके पास चार्ज है और वो अनचार्ज को कुछ ना कुछ क्या किया, डोनेट किया। जैसे ही क्या किया करेगा कि सबसे पहले जैसे ही कुछ मात्रा डोनेट करता है, यहाँ से ये टर्म इस पे डोनेट किया, तो इसके चार्ज में यानी जो आवेशित वस्तु था इसके आवेश में क्या हो गई, कमी, डिक्रीजमेंट पाई गई। डिक्रीजमेंट पाई गई तो सबसे पहले v के वैल्यू पे क्या प्रभाव पड़ेगा, 1/4πε0 q बाई कितना होगा, r। अगर ऐसा है तो आप ही बताइए, और इस प्रकार का टर्म देख रहा है तब तो ये बताना है इस कंडीशन में यहाँ पे ये चार्ज क्या करेगा। तो सबसे पहले जो चार्ज है इसका वैल्यू डिक्रीज करेगा। डिक्रीज का मतलब कितना है, कमी। जब ये डिक्रीज करेगा तो इसका पोटेंशियल भी क्या होगा, घटेगा, ये भी डिक्रीज कर जाएगा। और जब पोटेंशियल डिक्रीज कर जाएगा तो आप ही बताइए, यहाँ पे जानवे करते हैं Q बराबर C भी होता है, तो C बराबर कितना होगा, Q बाई भी, Q बाई भी। और Q बाई भी रहेगा तो क्या होगा, सीधा सा बात होगा, यहाँ पे ये डिक्रीज करेगा। अगर ये डिक्रीज करेगा तो कैपेसिटेंस का वैल्यू क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, बढ़ जाएगा। कह रहा है कैपेसिटेंस का वैल्यू इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, यानी सीधा सीधा बात आया कि यहाँ पे अगर लिख रहे हैं तो Q बराबर क्या लिखेंगे, C भी, और Q बराबर C भी लिखेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे शर्त एंड कंडीशन लागू है। तो सीधा सीधा बात हुआ। देखिए यहाँ मीनिंग समझिए फिर से, एक चार्ज बॉडी है जबकि दूसरा चार्ज बॉडी नहीं है। जब किसी चार्ज बॉडी के पास किसी अनचार्ज बॉडी को ले जाते हैं, जब किसी चार्ज बॉडी के पास किसी अनचार्ज बॉडी को ले जाते हैं तो क्या होता है कि जो चार्ज बॉडी होता है इस पर का चार्ज इस पर ट्रांसफर हुआ, तो इसके चार्ज में क्या हुआ, डिक्रीजमेंट हुआ। चार्ज अगर डिक्रीज करेगा पोटेंशियल भी डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा, पोटेंशियल डिक्रीज करेगा तो C का वैल्यू क्या होगा, बढ़ेगा। यानी ओवरऑल हम ये दिखाने का प्रयास हर टॉपिक और टर्म में कर रहे हैं, कैपेसिटेंस का वैल्यू ऑलवेज इंक्रीज करना चाहिए। कैपेसिटी हमेशा बढ़ना चाहिए किसी भी कंडक्टर का, चाहे वो स्फेरिकल हो या कंडक्टर हो। जब तक कैपेसिटी इंक्रीज नहीं करेगी उसकी वैल्यू लंबे समय तक जीवंत नहीं होगी। जैसे मीनिंग सोचिए, अगर आप किसी CFL को या किसी आप LED बल्ब को लाते हैं, उसके अंदर में कैपेसिटर लगे होते हैं। जो कैपेसिटर लगे होते हैं उसकी वैल्यू जितनी बढ़ाई जाएगी उतनी ही क्या होगी, LED बल्ब की लाइफ क्या होगी, बढ़ेगी। यानी सीधा सा बात हुआ, कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो सबसे पहले इसकी इफिशियंसी यानी क्षमता क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। चलिए आगे की तरफ बढ़ा जाए। ये बताया जा रहा था क्या, चालक को प्रभावित करने वाले कारक। नेक्स्ट चलिए, जैसे ही इसको देख लिए तब अब यहाँ पे सोचने वाली बातें हैं कि कैसे न्यूमेरिकल बनेगा। कह रहा है पृथ्वी को गोला मानकर, अगर अर्थ को एक गोला मान लिया जाए तो उसके वैद्युत धारिता निकालिए। देखिए त्रिज्या का मान दिया गया, कितना दिया है, 6400 किलोमीटर। अब इसको चेंज कर दीजिए मीटर में, 6400 गुने 10 पे पावर 3 मीटर आया ऐसा, 6400 गुने 10 पे पावर 3 मीटर, राइट। और ऐसा आया तो सबसे पहले यहाँ गोलीय चालक की धारिता लिखिए।
गोलीय चालक की धारिता में कितना लिखिएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। ठीक है, अब यहाँ पे लिखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9। अब आर का वैल्यू कितना है, ये आर का वैल्यू दिया हुआ है 6400 10 पे पावर 3। कटा दीजिए इसका वैल्यू, जैसे कटाइएगा तो कितना आएगा। अब ये सोच रहे होंगे 1/, कैसे आ गया। देखिए यहाँ बताया गया था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट 1/, में तो इसका वैल्यू था 9 इंटू 10 पे पावर 9। जब इसको ब्रेक करेंगे तो 4 पाई इप्सिलॉन नॉट बराबर 9 इंटू 10 पे पावर 9 आ जाएगा। हो गया। अब इसी शेपिंग टर्म को कट कर दीजिए, कट करने पे कितना आएगा 64 बाई कितना 9, कट जाएगा तो 10 पे पावर 4 होगा। ठीक है, और 10 पे पावर 4 होगा तो ये वैल्यू आ जाएगा कितना 7.11 इंटू 10 पे पावर -4, यानी कितना आएगा 711 गुने 10 पे पावर -6। मतलब सीधा बात आया 711 माइक्रोफैराड। हो गया। यानी सीधा सा बात कहा जाएगा अर्थ का। और अर्थिंग की बात किया जाए, देखिए पहले बताए थे अर्थिंग, और अर्थिंग की पोटेंशियल क्या होती थी। अगर ऐसा है ये अर्थिंग है और अर्थिंग की पोटेंशियल कितना होगा, अर्थिंग की पोटेंशियल 0 है और अर्थिंग की पोटेंशियल 0 है तो सी का वैल्यू कितना होगा 711 माइक्रोफैराड। यानी पोटेंशियल 0 है, विभव का मान 0 और सी का मान कितना 711 माइक्रोफैराड। क्या अब बन रहा है क्वेश्चन। ये स्फेरिकल कंडक्टर का फॉर्मूला था 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। यहाँ पे लिख देंगे 1/10 पे पावर 9, साथ में इसके बाद रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे। जब रेडियस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 64 इंटू 10 पे पावर 3 और यहाँ पे सी का वैल्यू आएगा 711 माइक्रोफैराड। अब इसका देखिए करें 9 सेंटीमीटर, यानी रेडियस दिया गया है, इस बार आर का वैल्यू दिया हुआ है 9 सेंटीमीटर। अब सेंटीमीटर को बदल दीजिए मीटर में, 9 इंटू 10 पे पावर -2 मीटर। ठीक है, अब जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ सी निकालना है। सी बराबर कितना आएगा 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर आएगा। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दीजिए तो इसका टर्म आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर 9। आर का वैल्यू है 9 इंटू 10 पे पावर -2। ये कट जाएगा 10 पे पावर -11 फैराड आएगा। सबसे पहले कैपेसिटेंस का वैल्यू कितना आ जाएगा 9 इंटू 10 पे पावर -11 फैराड। हाँ देखिए इसमें एक बात याद रखिएगा, जब भी ये सेंटीमीटर में दिया रहे इसको बदल दीजिएगा मीटर में, अगर किलोमीटर में रहेगा चेंज कर देंगे मीटर में, जैसा कि पिछले क्वेश्चन में हमने किया था। ठीक है, तो इस तरीके से कैपेसिटेंस का रेगुलर रूप से क्लासेस करते चलिए। हाँ, जिन बच्चों को ऐप में एंट्री चाहिए इसके लिए कैरियर वर्ल्ड ऐप डाउनलोड करें। जैसे देखिए यहाँ पे एक गोलीय चालक की धारिता दिया है, गोलीय चालक की धारिता कितना दिया है 2 माइक्रोफैराड होना चाहिए। ठीक है, अब यहां निकालना है क्या रेडियस का वैल्यू, तो सी का वैल्यू दिया हुआ है इसमें, तो इसको लिखेंगे तो ये आ जाएगा 2 गुने 10 पे पावर -6। सी बराबर कितना है 4 पाई इप्सिलॉन नॉट इंटू आर। इसका वैल्यू आ जाएगा 2 इंटू 10 पे पावर -6, 9 इंटू 10 पे पावर 9 और यहाँ पे कितना है आर। अब ये क्रॉस कीजिए
2 इंटू 10 पे पावर -6 इंटू 9 इंटू 10 पे पावर 9, ये मल्टीप्लाई होगा 18 इंटू 10 पे पावर 3 यानी 18 किलोमीटर। ठीक है, इसमें टर्म कितना आएगा 18 किलोमीटर। फाइनल हो गया, इसका मान कितना आएगा 18 किलोमीटर। फाइनल, आगे बढ़िए। तो कुछ बातें लिखी हुई हैं आप लोगों के लिए, उम्मीद जिंदा रखिए साहब। आज हंसने वाले कल क्या करते हैं, तालियां बजाएंगे। बिल्कुल हार्ड वर्क का दुनिया में कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं है, हार्ड वर्क सबसे बड़ा है। थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, लेकिन सफलता एक दिन मिल जाती है। थैंक यू, फिर मिलेंगे नए सेशन नए सत्र के साथ। कल की क्लास शुरू कीजिएगा। थैंक यू।